ये वाला डॉक्यूमेंट, ये वाली है, ठीक है। नहीं, इसमें आ जाएगी ना, नहीं इसी में आएगा बस, ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, बताना बच्चों एक बार। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, कंफर्म करना बेटा एक बार। यस, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अपन चैप्टर नंबर 3 लेने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, नई यूनिट है, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे नोट्स मैंने आपके पास शेयर कर दिए थे ऐप पे, है ना। तो देखो क्या है, बातें नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। देखो क्लास में चैप्टर नंबर 3 है हमारा, 2 पार्ट में बेटा डिवाइडेड है, अपने को पढ़ना है। पार्ट नंबर 1 किसकी बात करता है, सेक्शन नंबर 23 से 41 कवर होंगे। सेक्शन नंबर 23 से 41 कवर होंगे यहाँ पे हमारे। और पार्ट 2 में अकेला एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42। पार्ट 1 हमारा काम करता है, बात करता है किसके बारे में, पब्लिक ऑफर के बारे में। पार्ट 2 बात करेगा हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। एक्चुअली क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि हमारी कंपनी बन गई। अब कंपनी बनने के बाद में उसको फंडिंग की नीड होती है। अब फंड के लिए क्या करें भाई, सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते हैं। एक तो होता है कि डेब्ट फंड ले लें, लोन ले लें, डिबेंचर जारी कर दें, या फिर शेयर्स वगैरह इशू कर दें, यही होता है ना तरीका। तो भाई कंपनी जो है ना, जो बनती है, उसको फंड की जरूरत होती है, तो क्या कर सकती है, अगर वो पब्लिक कंपनी है तब तो वो पब्लिक ऑफर भी ला सकती है। प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना था ना फाउंडेशन में, एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते थे, प्रोस्पेक्टस। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक के बीच में नहीं जा सकती, अब उसको पैसे चाहिए, तो उसके लिए तरीका क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, आपका इनर सर्कल होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी फंडिंग अरेंज करते हो। पब्लिक जो कंपनी है वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड अरेंज कर सकती है, लेकिन पब्लिक के पास ऑप्शन है कि वो पब्लिक ऑफर के थ्रू भी कर सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास पब्लिक ऑफर का ऑप्शन नहीं होता। इट हैज टू अरेंज द फंडिंग ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ आई चीज की नहीं आई, बता मुझे। तो ये दोनों चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। आगे इसके अंदर देखो क्या चीज दी हुई है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सेक्शन 23 क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारी कंपनी कैसी है बेटा, एक सेकेंड, अगर हमारी कंपनी कैसी है बेटा, प्राइवेट कंपनी है, तो ये कैसे कैसे कर सकती है सिक्योरिटीज इशू। एक तो होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे दे, यानी कि राइट इशू। सेक्शन 62 पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 4 में, जिसके अंदर आता है हमारा राइट इशू। जब भी कंपनी कोई शेयर्स लेकर के आती है तो सबसे पहले ऑप्शन किसको देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो राइट इशू की फॉर्म में दे सकती है, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। हाँ भाई, क्या है आपका ये बोनस इशू, कैसे दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी कहाँ पढ़ोगे, यूनिट नंबर 4 में। बोनस इशू भी आएगा वहां पे। और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। आपके सिलेक्टेड इनर सर्कल के थ्रू आप फंडिंग अरेंज कर रहे हो। अगर मैं बात करूं इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय पब्लिक कंपनी, तो ये 3 तरीके जो वहां पढ़े थे वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा एक नई चीज ऐड हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, पब्लिक ऑफर। पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी फाइनेंस अरेंज कर सकती है, बट इसकी पूरी फॉर्मेलिटीज होती है बेटा। क्या करना पड़ता है आपको, काफी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कंपनीज एक्ट के रूल्स। लिस्टेड कंपनी है तो आपको सेबी की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती हैं, प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है, आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है, एक बड़ा प्रोसीजर होता है। पब्लिक ऑफर को इन्होंने डिवाइड किया है, देखो किस तरीके से डिवाइड किया है। पब्लिक ऑफर जो है हमारा वो 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो होता है जब हमारी कंपनी बनती है तो शुरू में ऑफर लेके आती है, उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और अगर कंपनी को बने हुए काफी समय हो गया,
बाद में उसे फंडिंग की नीड हुई तो क्या करेंगे, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, FPO। ठीक है, बेसिकली ये राइट इशू जैसा ही होता है। क्यों, फर्दर पब्लिक ऑफर आप कभी भी लेके आओगे तो पहले ऑप्शन किसको दिया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। आगे क्या दिया हुआ है, ऑफर फॉर सेल। IPO और FPO तो लेके आती है कंपनी खुद, जबकि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही होते हैं जो कंपनी से कहते हैं कि आप हमारी होल्डिंग पब्लिक में बिकवा दो, उसको बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। ये तीनों अभी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पार्ट 2 को फॉलो करना पड़ता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फॉलो होगा, पार्ट नंबर 2, और अगर पब्लिक ऑफर है तो क्या फॉलो होगा, पार्ट नंबर 1। पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हो तो प्रोस्पेक्टस आपको जारी करना पड़ता है। 2 केसेस में आपको प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना पड़ता, या तो आप लेके आ रहे हो राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे रहे हो तो उनको तो पहले से ही पता है ना आपकी कंपनी के बारे में, तो प्रोस्पेक्टस की कोई नीड ही नहीं है। या फिर आप यूनिफॉर्म इशू लेकर के आ रहे हो, इस तरीके का इशू जो ऑलरेडी आप पहले से मार्केट में ला चुके हो, तो उसकी जानकारी पहले से ही लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, तो दोबारा से प्रोस्पेक्टस जारी करके नहीं बताना पड़ता। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। और अगर लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि भाई अगर आप IPO FPO लोगे तो आपको क्या कराना पड़ेगा, अपनी कंपनी को लिस्टेड कराना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। तो उस केस में क्या है, सेबी एक्ट लग जाएगा। लिस्टेड में कंपनी के केस में सेबी की गाइडलाइन अप्लीकेबल हो जाती है और उसकी रेगुलेशन को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये आपको कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 40 में। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देते हैं इस सेक्शन में अपन कि आप हमारी सिक्योरिटीज को क्या कर दो, लिस्ट कर दो। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो पढ़ा हमने कि किस तरीके से अपन को लेना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओवरऑल व्यू दिया गया है यहाँ पर हमें, क्या बताया इसके अंदर, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा वो डील करता है सेक्शन नंबर 23 से लेकर के 42 में, और इसको क्या कर रखा है, 2 हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में पब्लिक ऑफर के बारे में पढ़ाया जाएगा हमें। पार्ट नंबर 2 जो है वो किसके बारे में बात करेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। 23 से लेकर के 41 तक के सेक्शन हमारे पब्लिक ऑफर के हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का एक सिंगल सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 42। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा। ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है बेटा। अभी तक सारे चैप्टर्स आपने पढ़े थे एक ही जगह थे पूरे के पूरे, कोई पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं थे। ये अकेला चैप्टर है जो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 1 डील करेगा पब्लिक ऑफर से और पार्ट 2 डील करेगा प्राइवेट प्लेसमेंट से। ये इन्होंने ओवरऑल दिया है कि किस तरीके से ये अपन को देंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में सेक्शन वाइज इन्होंने मैटर जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट बुक के साथ साथ ये अपना टॉपिक कवर हो जाएगा। एक मिनट, इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, इसकी रीडिंग आप खुद लगा लेना। इसने यही बताया है कि पार्ट 1 है और फिर क्या है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आ गया आपका पब्लिक ऑफर, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है, 23 से 41। पार्ट 2 आ गया प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ये पूरा चार्ट बनाया इन्होंने कि इशू ऑफ सिक्योरिटी करना चाहती है कंपनी तो क्या तरीके हैं। प्राइवेट कंपनी के पास तो 3 तरीके हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो 3 तो आएंगे ही आएंगे। और इन तीनों पब्लिक ऑफर को 3 में डिवाइड किया, IPO, FPO और OFS, ऑफर फॉर सेल। ये 2 तो देंगे आपकी कंपनी देती है
और ये कौन देते हैं? एग्जिस्टिंग मेंबर्स। कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स ही अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो वो क्या कहते हैं कंपनी से, आप क्या कर दो, OFS, ऑफर फॉर सेल जारी करो। नेक्स्ट इसमें आ गया सेक्शन नंबर 23 की समरी दी है। सेक्शन 23 क्या कहता है? अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, किसको? टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, उसी को क्या बोलेंगे? पब्लिक ऑफर। क्या फॉलो करना पड़ेगा? पार्ट 1, ठीक है। पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर दे सकती है। दूसरा, वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू भी फाइनेंस अरेंज कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फाइनेंस दोनों कंपनी अरेंज कर सकती हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है फंड अरेंज, और करती है। रीजन क्या है बेटा? अगर आप पब्लिक ऑफर लेके आते हो तो काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में ऐसी इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो ये तरीका भी है पब्लिक कंपनी के पास, और राइट इशू या फिर बोनस इशू। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी लेके आ रही है राइट इशू या बोनस इशू, क्या करना पड़ेगा? लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रूल्स और रेगुलेशन भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी और कंपनी विच इंटेंड टू गेट लिस्टेड, इट हैज टू फॉलो द सेबी गाइडलाइंस ऑल्सो। सेबी के रूल्स और रेगुलेशन भी आप पे लगेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी राइट इशू बोनस इशू कर रही है तो उसे सिर्फ इस एक्ट के प्रोविजन फॉलो करने हैं। देखो एक तरीका बताऊं, अगर आपकी पब्लिक कंपनी राइट इशू बोनस इशू कर रही है, उसे कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, साथ में क्या फॉलो करना पड़ेगा? साथ में फॉलो करना पड़ेगा सेबी एक्ट, उसकी रेगुलेशन। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी राइट इशू बोनस इशू कर रही है, उसे क्या करना है? ओनली कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है, उसको ये सेबी की रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी प्राइवेट कंपनी फंड्स अरेंज कर सकती है, उसके प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं? पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में प्राइवेट प्लेसमेंट चाहे पब्लिक कंपनी का हो चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, प्रोविजंस आर गिवन अंडर पार्ट नंबर 2। सही है, चलो आगे देखते हैं अब। फिर इन्होंने बताया पब्लिक ऑफर के अंदर ये 3 चीजें आएंगी जो अपन ने पढ़ी थी। एक सेकेंड, एक तो आता है अपना IPO, एक FPO और एक OFS, ठीक है। और अगर आप पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हो तो आपको क्या इशू करना पड़ेगा बेटा? प्रोस्पेक्टस। सिक्योरिटीज का मीनिंग बताया सेक्शन नंबर 281 में। तो यहां से हम एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से अपने नोट्स पे आ रहे हैं अपन। थोड़ा सा स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम हो रही है। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दी गई है। कंपनीज एक्ट का अपना एक सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 281। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी वही है जो सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट में बताई गई है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ईयर वही है जो तुम्हारे पुराने वाले कंपनीज एक्ट का था, 1956। अब इसने क्या बताया? सेक्शन 2H पे जाते हैं तो क्या पता चलता है? सेक्शन 2H हमें बताता है कि सिक्योरिटीज का मतलब जितनी सिक्योरिटीज तुमने आज तक सुनी है ना, सारी इसमें इंक्लूड की गई हैं। देखो कौन सी? शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डेरिवेटिव सुन रखा है, फ्यूचर ऑप्शन, पुट कॉल, है ना, ये भी इंक्लूडेड है। CIS का मतलब है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, मिल करके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, है ना। यूनिट्स बाय CIS, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो इंस्ट्रूमेंट जारी हुए हैं वो भी इसमें शामिल है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज इसके अंदर शामिल है। एक सरफेसी एक्ट है जिसके अंदर जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है उसको भी सिक्योरिटी वर्ड में शामिल किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि इसे सिक्योरिटी में लिया जाएगा तो लिया जाएगा। और लास्ट में क्या लिखा है? राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी को भी सिक्योरिटी माना जाएगा। डेफिनेशन एक बार रफली पढ़ लेना, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट आएगी यहाँ पर कि किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एक आएगा कि भाई इफ इट इज यूनिट लिंक्ड, कहीं लिख लो चाहे तो, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, उसको यहां पर नहीं करते इंक्लूड। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कौन सी हुई भाई? जो हमको देती है कंबाइंड बेनिफिट। कंबाइंड बेनिफिट किस चीज का?
कंबाइंड बेनिफिट रिस्क है हमारे पास, लाइफ रिस्क भी कवर करती है और इन्वेस्टमेंट के भी हमें बेनिफिट देती है। तो हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या सिक्योरिटीज में आता है, एमसीक्यू में हमसे पूछा जा सकता है कि क्या सिक्योरिटी में नहीं आता है। तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो हमें कंबाइंड बेनिफिट देती है, कंबाइंड बेनिफिट रिस्क को कवर करती है, लाइफ रिस्क को भी कवर करती है और इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी कवर करती है, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये अपन को मिलेगा इस पॉइंट के अंदर जब अपन अभी कहाँ से लेंगे, आईसीआई से लेंगे। ठीक है, इस चीज को अपन काफी ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं बेटा एक बार, क्योंकि डेफिनेशन अपनी इस एक्ट में नहीं दी हुई, कहाँ से ली है अपन ने, सेक्शन 2H ऑफ SCRA। तो अपन से पूछे वो तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है एमसीक्यू में कि किसको सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो एक बार देखते हैं, एक बार लिख लिया क्या, बताओ मुझे। ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड सिक्योरिटी दी हुई है। अपना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 281 कहता है सिक्योरिटी वही है जो सेक्शन 2H ऑफ SCRA में बताई जाए। सेक्शन 2H ऑफ SCRA पे जाते हैं तो क्या बोलता है कि सिक्योरिटी शब्द के अंदर शेयर, स्क्रैप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक और सारी मार्केटेबल जितनी भी सिक्योरिटीज है वो शामिल मानी जाएंगी। डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन, ठीक है, पुट, कॉल, ये सारे भी इसमें शामिल हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर कोई भी यूनिट इशू की गई है वो भी इसमें शामिल है। इसके अंदर आगे बताया सरफेसी एक्ट है ये आपका एक 2002, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी रिसिप्ट अगर जारी की गई है तो उसको भी सिक्योरिटी शब्द में शामिल माना जाएगा। आगे बोला म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं, यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इशूड टू एनी इन्वेस्टर अंडर द म्यूचुअल फंड स्कीम, उसको भी अपन किसमें करेंगे, सिक्योरिटी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, यून डज नॉट इंक्लूड एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी which provide combined benefit risk on the life of the person and the investment of such person। इतना याद जरूर कर लेना, एमसीक्यू में आए ना तो आप कर लेना कि किसको सिक्योरिटी में नहीं लेते। स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू जो भी सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट जारी किए हैं उसको भी सिक्योरिटी में लेंगे। गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी जारी करी वो भी सिक्योरिटी के अंदर शामिल है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इसको सिक्योरिटी में लिया जाएगा तो उसको भी लेंगे। एक सेकेंड, राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी, उसको भी सिक्योरिटी में शामिल माना जाएगा। तो मैंने एक बार ये डेफिनेशन आपको रीड आउट जरूर कराई है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज दिमाग में जरूर है ना कि भाई किसको अपन नहीं लेते, वो अपन से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब इन्होंने अपन को एक समरी बना के दी है बेटा, वो देखो समरी में क्या बताया इन्होंने हमें कि अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो फिर पब्लिक ऑफर ला सकती है कि नहीं ला सकती, ला सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड अरेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। राइट इशू, बोनस इशू कर सकती है, कर सकती है। क्या इसे सेबी की रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, आंसर इज यस। हाँ, लिस्टेड कंपनी और इंटेंट टू गेट लिस्टेड, इंटेंट टू गेट लिस्टेड दोनों के लिए है ये चीज, उसको सेबी रेगुलेशन फॉलो करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ बात करो, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो क्या पब्लिक ऑफर ला सकती है, नहीं ला सकती। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, कर सकती है। राइट इशू, बोनस इशू ला सकती है, बिल्कुल ला सकती है। सेबी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत है, नहीं, इसको सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है और इसका काम चल जाएगा। अब ये हमें बताएगा कि भाई प्रोस्पेक्टस क्या है। इजी लैंग्वेज में बात करें तो क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी इन्वाइट करती है पब्लिक को कि आप हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। इन्विटेशन टू ऑफर, याद आ रहा है, इन्विटेशन टू ऑफर। हमारी कंपनी ये काम करती है, फंड्स की जरूरत है, आप चाहो तो हमारी कंपनी में निवेश कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप पब्लिक को इनवाइट करते हो कि आप हमारी सिक्योरिटीज में पैसे लगाओ, चाहे उसे किसी भी नाम से क्यों ना जाता हो, किसी भी नाम से क्यों ना जाना जाता हो, उसे क्या माना जाएगा बेटा, प्रोस्पेक्टस। कोई भी नोटिस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी फॉर्म में दिया गया जिससे आपने पब्लिक को इनवाइट कर दिया कि आप हमारे यहाँ पैसे लगाओ, उसे प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। डेफिनेशन काफी ब्रॉड है।
एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया और उसके अंदर कंपनी ने बोल दिया कि भाई आप हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, बाद में उसमें कुछ उल्टा सुल्टा लिख दिया, कुछ गलत सलत लिख दिया और उस पर पेनल्टी लगाना चाहते हैं अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो क्या कहेगी? कंपनी बचना चाहती है, क्या कहना चाहती है? मैंने प्रोस्पेक्टस थोड़ा ना जारी किया था, मैंने तो सिर्फ क्या किया था? एडवर्टाइजमेंट दिया था। समझ आ रही है बात? नहीं बच सकती, या उस एडवर्टाइजमेंट को भी क्या माना है? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सारी तरीके से ब्रॉडली इसकी डेफिनेशन कवर होगी। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, सेक्शन नंबर 270, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने प्रोस्पेक्टस के नाम से जारी कर दिया वो प्रोस्पेक्टस है। इंक्लूड सा क्या क्या इसमें शामिल है? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। कई बार बेटा अभी डिटेल में आएगा, आइडिया दे रही हूँ सिर्फ, है ना। कई बार कंपनी क्या होती है, कंफ्यूज होती है, उसको पता नहीं होता कि उसकी सिक्योरिटीज की क्या डिमांड होगी मार्केट में, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रोस्पेक्टस है जैसा नॉर्मल प्रोस्पेक्टस है, बस इसमें दो चीजें मिसिंग होती है, इसमें प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल नहीं होती, प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल नहीं होती। यहां पर क्या होता है, कंपनी बोलती है लोगों से हम आपको एक प्राइस बैंड दे देते हैं 100 से लेकर के 150 तक, फिर वो इनवाइट करती है बिड पब्लिक से कि भाई कोई कहता है मैं तो 100 में खरीदने को तैयार हूं, कोई कहता है 115 में, कोई कहता है 120 में। फिर कंपनी जज करती है कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस पॉइंट पे मिल जाएगा। सपोज करो उन्हें लगता है 140 पे हमें 90% या अबव आ जाएगा हमारे पास, तो वो क्या करते हैं, उस प्राइस को फाइनलाइज कर देते हैं। फिर एक फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया जाता है, किसके पास? आरओसी के पास। तो अभी ये तुम्हारा उससे पहले क्या था? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। दो चीजों की डिटेल नहीं होती, एक तो प्राइस और एक क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है इसके अंदर? ये आपको रेड हेयरिंग कहाँ पढ़ाएंगे? सेक्शन नंबर 32 में। फिर आ रहा है वर्ड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कहाँ पे पढ़ोगे? सेक्शन 31। कई बार ऐसी कंपनीज होती है बेटा जिनको रेगुलरली फंडिंग की जरूरत होती है, स्पेशली आपकी फाइनेंस कंपनीज, इनको बार बार क्या होता है, पैसे चाहिए। एनबीएफसीज है, फाइनेंस कंपनीज है, इनको काम ही इनका यही है, उधार लेना और देना, ये ना देते भी हैं और लेते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इन्हें शेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी करना होता है। और शेल्फ का मतलब क्या होता है, इसकी एक शेल्फ लाइफ है, इसकी एक टाइम पीरियड है। आप क्या कहते हो, जैसे मान लो शेल्फ लाइफ वो होती कितनी है? मैक्सिमम 1 ईयर। आप एक बार प्रोस्पेक्टस जारी करते हो और वो 1 साल तक वैलिड माना जाएगा। 1 ईयर के अंदर अंदर आप एक नंबर ऑफ इशू लेके आते हो डिपेंचर्स के, तो वो सारे इसमें कवर्ड है। फर्स्ट टाइम तो आप क्या फाइल करोगे? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में जब आप सेकंड लेके आते हो तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी होती है कि फर्स्ट से सेकंड वाले के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, और उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। हर बार आपको बेटा प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप चेंजेस फाइल करते हो। ये होता है तुम्हारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी है जिसको क्या करना है, एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर कई सारे इशू ऑफ डिबेंचर्स लेके आने हैं, तो उस बार बार प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करेगी, एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर देगी, बाद में सिर्फ चेंजेस इंटीमेट करती रहेगी आरओसी को इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। डिटेल में पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 31। साफ साफ डेफिनेशन में क्या बोला, कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस की तरह डिस्क्राइब्ड है प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। इसमें रेड हेयरिंग भी शामिल है और इसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी शामिल है। कल को मानो कंपनी ने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जारी किया, उसमें उल्टा सुल्टा लिख दिया, सही नहीं है इंफॉर्मेशन, बाद में कंपनी कहना चाहती है कि भाई ये तो रेड हेयरिंग था, मेन प्रोस्पेक्टस थोड़ी ना था हमारा। भाई इसके बेसिस पे तो इन्वेस्टर ने बिडिंग लगाई है, आप इसमें गलत साबित नहीं कर सकते। तो जो भी पेनल्टी किस पे लगती है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस वाले केस में, वो तुम्हारे रेड हेयरिंग पे भी लगेगी। ठीक है, आगे क्या दिया है इसमें देखो, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, वर्ड क्या यूज हुआ है, कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, या कोई भी डॉक्यूमेंट, बहुत ब्रॉडली बोला, एनी डॉक्यूमेंट जिससे आप इनवाइट कर रहे हो ऑफर, किससे? पब्लिक से, फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ दी सिक्योरिटीज ऑफ दी बॉडी कॉर्पोरेट, उसे क्या माना जाएगा? प्रोस्पेक्टस। क्लियर है क्या? बताओ, एनी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपने इनवाइट कर दिया विल बी नोन एज प्रोस्पेक्टस। डेफिनेशन को ही आगे एनालाइज किया, एक बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, अब आप इस चार्ट को देख लो, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। एक सेकेंड, हाँ
हाँ, पब्लिक से इनवाइट कर रहे हो, आप पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आप हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। ऑफर कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ये प्रोस्पेक्टस इनविटेशन टू ऑफर है बेटा, फाउंडेशन में पढ़ा था ना। प्रोस्पेक्टस इज इनविटेशन टू ऑफर। एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी के पास भेजा, दैट इज ऑफर। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। याद आई चीजें? क्लियर है? चलो अब देखो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आएगा। इन्होंने डेफिनेशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे प्रोस्पेक्टस के रूप में बताया गया है। दूसरा, याद करनी है डेफिनेशन, रटी हुई होनी चाहिए, पूछी जाती है। क्या बोला? दूसरा, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस शामिल है। तीसरा, शेल प्रोस्पेक्टस। चौथा, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आप क्या कर रहे हो, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आप हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। याद हो जाएगा? तो ये आपको करनी है डेफिनेशन बेटा इसकी। इसके बाद में आ रहा है हमारा मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। देखो मैंने आपको यहां से कवर करा दिया है ये चीज। इसकी थोड़ी सी स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम हो रही है इसकी। देखो यहाँ पर सेक्शन नंबर हम अभी पढ़ के आए ना बेटा, डेफिनेशन 270। रिवाइज करो एक बार। एनी डॉक्यूमेंट सो डिस्क्राइब्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कहा गया कि प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। दूसरा, रेड हेयरिंग ले लूं। तीसरा, शेल प्रोस्पेक्टस। चौथा, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, एनी डॉक्यूमेंट जिससे आप पब्लिक को इन्वाइट करो विल बी डीम्ड एज प्रोस्पेक्टस। इट्स नॉट एन ऑफर, इट इज ओनली अ इन्विटेशन टू ऑफर। क्लियर है क्या? ठीक है। ऑफर ऑलवेज कम्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। कंपनी ऑफर नहीं देती, कंपनी इनवाइट कर रही, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। आगे देखो, क्यों करते हो आप जारी प्रोस्पेक्टस? हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। उसकी इंफॉर्मेशन पढ़ करके इन्वेस्टर डिसाइड कर सकता है कि उसे इसकी सिक्योरिटीज में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। ठीक है। क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स फ्रॉड। अगर यहाँ कुछ गलत लिख दिया या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया तो बड़ी पेनल्टी लगती है, सिविल भी लगती है और क्रिमिनल भी लगती है। सेक्शन 34, 35 कवर करेगा यहाँ पर। तो वो पेनल्टी लगेगी, तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्टेटमेंट दो बिल्कुल सही होना चाहिए। दिस इज नोन एज गोल्डन रूल इन कंपनी लॉ। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो चीजें दोगे प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल सही होनी चाहिए, और जो लिखा है वो गलत नहीं होना चाहिए, और कोई इंपॉर्टेंट बात छिपाओगे नहीं। जो लिखा है वो गलत नहीं होना चाहिए और कोई इंपॉर्टेंट बात छिपाओगे नहीं। और इसी को बोला जाता है अगर छिपा लिया तो क्या है वो मिस स्टेटमेंट, और फिर पेनल्टी लग जाएगी, सिविल और क्रिमिनल, बच नहीं पाओगे। ठीक है। इसमें एक केस आता है, मैं आपसे डील करती हूँ। देखो, एक कंपनी ने लिखा अपने प्रोस्पेक्टस में हम रेगुलरली डिविडेंड देते आए हैं इस रेट पे, और वो बात सही थी, लेकिन वो डिविडेंड पे कर रहे थे आउट ऑफ कैपिटल। अलाउड नहीं है ना, ये बात उन्होंने छिपा ली, कंसीलमेंट था, तो ये कंसीलमेंट भी मिस स्टेटमेंट माना जाएगा, और इस पे भी सेक्शन 34, 35 क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी लगेगी। समझ आई बात? जो गलत लिखा वो भी, और जो लिखना चाहिए था नहीं लिखा वो भी, दोनों इसमें कवर्ड है। आगे क्या बोला? व्हेन, कब करोगे भाई? जब पब्लिक को सिक्योरिटी जारी करनी है तभी करना है तुम्हें ये काम। प्लस हाउ, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड रेलिवेंट रूल्स, और लिस्टेड है तो सेबी के रूल्स और गाइडलाइन वो भी आप पे लगेंगे। समझ आ गई बात की नहीं आई बताओ? तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया था। नॉट एप्लीकेबल, कौन से वाला? नॉट एन ऑफर, ये ऑफर थोड़ी ना होता है, इट इज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या कहती है? हमारी कंपनी ये काम करती है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो। क्या जो बंदे जिनके हाथ में प्रोस्पेक्टस की कॉपी लगी सारे इन्वेस्ट कर देंगे क्या बेटा? नहीं करेंगे, ओनली द इंटरेस्टेड पर्सन आर गोइंग टू डू सो, है ना। प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन टू ऑफर, जब आप भर के एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे किसके पास? कंपनी के पास, वो क्या है तुम्हारा? ऑफर। और जब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी दैट इज एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी। आई थिंक पिक्चर क्लियर है ये वाले, अदरवाइज ये मैं फाउंडेशन में ही क्लियर करके आती हूँ। प्रोस्पेक्टस इन्विटेशन टू ऑफर, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफर, और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्टेंस। सॉरी, सेक्शन नंबर 26 लेके आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक बार पूछा जाता है। कंपनी को बेटा पब्लिक से पैसा लेना है, फंडिंग अरेंज करनी है, तो क्या जारी करना है?
प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अभी पढ़ाया सेक्शन नंबर 270 में। अब प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो देखो एक बार। सेक्शन 26 हमें बताता है इट शुड बी डेटेड एंड साइंड, इट शुड बी डेटेड एंड साइंड। साइन कौन करेंगे, देखो डायरेक्टर्स, और अगर आईपीओ लेके आ रहे हो आप, बनी है आपकी कंपनी, अभी अभी नई कंपनी है, ठीक है, तो प्रोपोज डायरेक्टर्स लिखो, ठीक है, और उनके जरूरी नहीं है खुद करें, अटॉर्नी यानी कि एजेंट भी साइन कर सकते हैं, पावर अटॉर्नी दे दो भाई, या तो डायरेक्टर खुद कर देंगे या किसी को पावर अटॉर्नी दे देंगे, वो उनके बिहाफ पे कर देगा। समझ आ रही है बात, डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर और देयर अटॉर्नीज, एजेंट, ये साइन कर सकते हैं। डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। डेटेड में लिखो बेटा द प्रोस्पेक्टस is deemed to be issued, the prospectus is deemed to be issued, prospectus is deemed to be issued from the date mentioned in the prospectus. The prospectus is deemed to be issued from the date mentioned in the प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रोस्पेक्टस में डेट डली हुई है 1 मार्च और उसे पब्लिक में इशू किया गया 11 मार्च को। आप क्या मानोगे, 1 मार्च की डेट लेनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू कि प्रोस्पेक्टस किस दिन से माना जाएगा, जो डेट उसके प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। याद रहेगी क्या चीज, बताओ। नेक्स्ट क्या बोला, इसके कंटेंट्स के बारे में कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ेंगी। आपको प्रोस्पेक्टस में वो सारी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट देनी पड़ेंगी विच आर स्पेसिफाइड बाय सेबी। और सेबी कैसे प्रिस्क्राइब करती है, लिखना इन कंसल्टेशन विद सीजी, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, इन कंसल्टेशन विद सीजी। और जब तक इनकी सीजी के साथ कोई कंसल्टेशन ना हो, जो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट सेबी ने अपने एक्ट में बता रखी है, सेबी एक्ट में बता रखी है, वो आपको देनी पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट में भी पहले हुआ करती थी और फिर सेबी एक्ट में भी हुआ करती थी, तो कंपनीज एक्ट में से अब हटा दें। कंपनीज एक्ट में सीधे क्या लिख दिया, वो इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट देनी है जो कहाँ बताई गई है, सेबी द्वारा, इन कंसल्टेशन विद सीजी। और जब तक इनकी कोई चीज स्पेसिफाई होकर कंपनीज एक्ट में नहीं आती, तब तक क्या मानेंगे, जो सेबी ने सेबी एक्ट में लिख रखी है वही इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट आपको देनी है। तो अलग से कौन सी वो इंफॉर्मेशन है, कौन सी वो रिपोर्ट है, अपन को याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या लिखोगे, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी, दैट्स इट। आगे क्या बोला, साथ में दोगे बेटा, एक तो ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जाएंगी, साथ में एक डिक्लेरेशन जाएगी। क्या डिक्लेरेशन जाएगी, जो जो हम पर एक्ट लग रहे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट लग रहा है, प्लस इसके साथ साथ में अगर लिस्टेड है तो सेबी एक्ट लग रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी तो एससीआरए लगेगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, शेयर्स आपके डीमेट फॉर्म में है, डिपॉजिटरी एक्ट भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप डिक्लेरेशन में लिख के दोगे कि सारे एक्ट जो है हम फॉलो कर रहे हैं, ऑल द एक्ट्स आर कंप्लाइड। डिक्लेरेशन में क्या लिख के दोगे कि हम सारे जो लॉज है उनको फॉलो कर रहे हैं। तीसरा, एक्सपर्ट का स्टेटमेंट जनरली आप नहीं दोगे। आप सिर्फ कब दोगे, जब एक तो या तो आपने प्रोस्पेक्टस में उसका जिक्र कर दिया। एक्सपर्ट स्टेटमेंट, एक्सपर्ट जो है स्टेटमेंट तब दोगे जब वो आपकी फॉर्मेशन में जुड़ा हुआ नहीं है। देखो, अगर कंपनी जब बन रही है उस समय उस बंदे ने एज ए एक्सपर्ट आपको सर्विसेज दी है। सीए एक्सपर्ट में भी जाता है और सीए कंप्लायंस ऑफिसर भी हो सकता है ना। कंपनी बनाने में भी तो सर्विसेज देता है ना। तो कंपनी बनाने में एक सीए ने हेल्प करी तो वो उस कंपनी का एक्सपर्ट की तरह काम नहीं कर सकता। क्यों? उसकी इंडिपेंडेंसी और इंटीग्रिटी खतरे में आती है कि नहीं आती है, बताओ। बोला ही शुड नॉट बी एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। दूसरा, उसने अपनी कंसेंट दी है और अपनी कंसेंट अभी तक विड्रॉ नहीं की है। एक्सपर्ट ने कहा है कि मैं एक्सपर्ट ओपिनियन देने को तैयार हूं
और उसने अभी तक अपनी ये कंसेंट वापस नहीं ली है। अबव पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर लिख के दोगे ये बंदा एक्सपर्ट है, इसने अपनी कंसेंट दी है और इसने अभी तक अपनी कंसेंट वापस नहीं ली। दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस। ये क्लियर हुआ क्या? यहां तक बताओ। आप प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट नहीं दोगे अगर वो एक्सपर्ट आपकी कंपनी के फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप कब दोगे उसका? व्हेन ही इज नॉट इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन, उसने अपनी कंसेंट दे दी है, विड्रॉ नहीं की है, और ये चीज आपने कहाँ लिख ली है? प्रोस्पेक्टस में लिख दी है कि हमने एक एक्सपर्ट की कंसेंट ले ली है और उसने विड्रॉ नहीं की है। नेक्स्ट क्या आया देखो, डिस्क्लोजर ऑन द कवर पेज। प्रोस्पेक्टस के कवर पेज पे आपको दो बातें लिखनी है। पहला, आप लिखोगे कि इस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी हम आरओसी के पास फाइल कर चुके हैं। प्रोस्पेक्टस पब्लिक के बीच में जारी हो उससे पहले उसकी कॉपी किसके पास जानी चाहिए? आरओसी के पास। प्रोस्पेक्टस के कवर पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए कि इसकी एक कॉपी आरओसी के पास फाइल की जा चुकी है। दूसरा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच किए गए हैं उनकी लिस्ट दोगे। कवर पेज पे ये दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस के कवर पेज पे ये दो चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। वैलिडिटी पीरियड, आरओसी के पास आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया, उसके 90 दिन का वैलिडिटी पीरियड है। उसके 90 डेज के अंदर अंदर आप क्या है पब्लिक इशू कर सकते हो। 90 डेज बाद में एक्सपायर्ड, दोबारा से प्रोस्पेक्टस जारी करो। वैलिडिटी पीरियड याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। 90 डेज कब से? डिलीवरी टू रजिस्ट्रार। डिलीवरी टू रजिस्ट्रार। नाइन्टी डेज कब से है बेटा? ये फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी टू आरओसी। आरओसी के पास पहले कॉपी फाइल होगी इसकी, उसके बाद में पब्लिक में जाएंगे, ठीक है ना। और ये चीज हमें कवर पेज पे मेंशन भी करनी है कि आरओसी के पास हम कॉपी फाइल कर चुके हैं और ये डॉक्यूमेंट साथ में प्रोस्पेक्टस के अटैच किए। दीज थिंग्स आर टू बी मेंशन्ड, है ना। अब देखो, डेट इंडिकेटेड ऑन प्रोस्पेक्टस डीम टू बी द डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस। एग्जामिनर का फेवरेट एमसीक्यू है। जो डेट प्रोस्पेक्टस पे लिखी है आपको वो डेट लेनी है। जो डेट प्रोस्पेक्टस पे लिखी है वो डेट ली जाएगी, चाहे उसे पब्लिक में इशू किसी भी डेट को किया हुआ। हम कौन सी डेट लेंगे? जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्या बोला? प्रोस्पेक्टस नॉट टू बी इशूड अनलेस एक कॉपी किसके पास फाइल हो जाए? आरओसी के पास। नेक्स्ट देखो, साइंड बाय हुम? डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर। रजिस्ट्रार नॉट टू रजिस्टर अनलेस कंप्लायंस आर ओवर एंड all persons mentioned in the prospectus have filed their consent in the writing। ठीक है, वो तब तक रजिस्टर नहीं करता जब तक कि सबकी कंसेंट ना आ जाए। भाई आप तो बोल दो नई कंपनी बन रही है, आपने बोल दिया फलाना बंदा हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा, ये बंदा एक्सपर्ट बनेगा, कंसेंट तो लगाओ कि बनने को तैयार है या नहीं है। और एक तो उनकी कंसेंट होनी चाहिए, दूसरा दे हैव नॉट विथड्रॉन देयर कंसेंट, है ना, अभी तक उन्होंने वापस नहीं ली है। अब यही चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन नंबर आ रहा है हमारा 26। क्या चीजें आई हैं देखो इसके अंदर। ओपनिंग में दिक्कत दे रहा है ये। प्रोस्पेक्टस पे क्या होनी चाहिए? डेट। क्या होना चाहिए? साइन। अब देखो इसमें दिख रहा है, यहां अंडरलाइन करना, शैल बी डेटेड एंड साइन। एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी, चाहे फॉर्मेशन के टाइम पे चाहे बाद में, मतलब आईपीओ चाहे एफपीओ, है ना, और बाय ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। ये किसकी बात चल रही है? ओएफएस, है ना। हैज बीन एंगेज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी शैल बी डेटेड एंड साइंड एंड शैल स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट। क्या? जो सेबी बताएगी इन कंसल्टेशन विद सीजी। कौन सी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट? विच आर स्पेसिफाइड बाय सेबी इन कंसल्टेशन विद सीजी, ठीक है। हाउएवर, जब तक सेबी यहाँ स्पेसिफाई नहीं करती इस एक्ट में, तो जो इन्होंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बता रखी है कहां पर? अपने एक्ट में, रेगुलेशन में, वही आपके ऊपर अप्लाई करेंगी।
बोल दिया कंपनीज एक्ट के लिए सेबी स्पेसिफाई कर देगी इन कंसल्टेशन विद सीजी, अभी तक किए नहीं, तो क्या मानते आ रहे हैं, जो सेबी एक्ट में दिए ना वही वाली इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट आपको देनी है, ठीक है। जैसे वो नहीं था क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट नाफरा के पास जाएंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रिस्क्राइब करेगी, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो जो आईसीआई ने दिए वही तो मानते आ रहे हैं, तो वही है, जब तक इनका कंसल्टेशन नहीं होगा जो सेबी एक्ट में दिए वही लगेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल समरीज वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह दी हुई हैं। आगे क्या दिया है देखो, डिक्लेरेशन जाएगी, प्रोस्पेक्टस शेल मेक अ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या बोलेंगे, सारे एक्ट फॉलो हो गए, देखो अंडरलाइन करो कौन कौन से, कंपनीज एक्ट, एससीआरए एक्ट, फिर आगे आ रहा होगा सेबी एक्ट, है ना, ये सारे हमने प्रोविजन क्या किए हैं, फॉलो कर लिए। कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एससीआरए, सेबी एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। डिक्लेरेशन में लिखेंगे ऑल द लॉज हैव बीन कंप्लाइड विद, ऑल द लॉज हैव बीन कंप्लाइड विद। आगे क्या दिया, एक्सेप्शन, कब आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, याद करो, एक तो राइट इशू लेके आ रहे हो, एग्जिस्टिंग वाले को दे रहे हो अंडर सेक्शन 62, ठीक है, तो क्या बताना, उनको तो पहले से ही पता है, वो आपकी कंपनी के पहले से मेंबर्स है। फर्दर वाले किनको देते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो ना राइट इशू, चाहे उनमें राइट टू रिनाउंस हो या ना हो। यूजुअली राइट इशू में होता है ना, आप नहीं खरीदना चाहते तो आप किसी और को अपने ट्रांसफर कर देते हो ये राइट, कि मेरी जगह ये बंदा खरीदेगा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। राइट इशू के केस में क्या माना जाता है कि भाई बंदे को पता है, ऑलरेडी पता है कि कंपनी की क्या हालत है, दोबारा से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। और या फिर आप यूनिफॉर्म इशू लेकर आ रहे हो बेटा, जैसा इशू आप पहले ला चुके ना वैसा ही मिलता जुलता इशू लेके आ रहे हो। क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, इशू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स, अपने समझने के लिए लिख लो राइट इशू of a company, prospectus or form of application related to share in debenture of company, whether the applicant has right to renounce or not, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, खुद करेगा तो उसे वैसे ही कंपनी की हालत पता है, और अगर किसी और को ट्रांसफर कर रहा है और वो इस ऑप्शन को यूज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसने पहले ही कंपनी के बारे में काफी छानबीन कर ली होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि राइट इशू के केस में क्या होता है, ऑलरेडी पब्लिक को जानकारी है, उन मेंबर्स को जानकारी है, तो दोबारा से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू शेयर और डिबेंचर विच आर इन ऑल रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म विद द शेयर और डिबेंचर प्रीवियसली इशूड, और वो आपके कैसे हैं, कोटेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, पहले से वैसे इशूड हैं, या पहले भी ऐसा इशू ला चुके हो तो ऑलरेडी पब्लिक में उसकी इन्फॉर्मेशन है ना, तो दोबारा से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों दे रहे बेटा प्रोस्पेक्टस, इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड हो जाए, उसे डिसीजन लेने में हेल्प मिले, इन केसेस में तो उसे पहले से ही इन्फॉर्मेशन है, तो आपको दोबारा से प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। एक तो राइट इशू और एक यूनिफॉर्म इशू या ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद क्या दिया देखो, एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 2 प्रोस्पेक्टस और टू फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, क्या चीज दे रखी है इसमें देखो, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शेल अप्लाई टू प्रोस्पेक्टस वेदर इशूड ऑन और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और सब्सिक्वेंटली। कहना ये चाहते हैं जो भी प्रोस्पेक्टस आपका इशू हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशन लगेंगे जो आपने पहले पढ़े थे, एक्सेप्ट इन दीज 2 केसेस जो एक्सेप्शन में आए। इनके अलावा सब केसेस में क्या होगा, आपके जो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कौन सी है, जो सेबी ने बताई है इन कंसल्टेशन विद सीजी। प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी फॉर टू रजिस्ट्रार, सीधी सी बात है, पब्लिक में जारी करने से पहले उसकी एक कॉपी किसके पास जानी चाहिए, आरओसी के पास जानी चाहिए। क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और बिहाफ ऑफ कंपनी unless shall no prospectus shall be issued unless before the date of publication has been delivered to registrar for filing a copy thereof signed by every person named as director आ गया, और proposed director और his attorney,
बात की थी ना अपन ने, इनमें से साइन होने चाहिए। प्रोस्पेक्टस में एक्सपर्ट का स्टेटमेंट नहीं दोगे यदि वो आपकी फॉर्मेशन में जुड़ा हुआ है। याद आ रहा है? आगे देखो क्या दिया है, अ प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट अनलेस द एक्सपर्ट इज अ पर्सन नॉट एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, है ना। उसने अपनी कंसेंट दे दी है और वापस नहीं ली है। और एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इसकी एक जो कॉपी है वो किसके पास फाइल की जा चुकी है, आरओसी के पास। एक्सपर्ट कौन होता है ये बता दिया, इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, अब जिसको बोलते हैं सीएम में, ठीक है, और या कोई भी पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट वगैरह देने की पावर हो, ऐसे लिख दिया। प्रोस्पेक्टस में कवर पेज पे आपको दो चीजें देनी है, कौन सी, एक तो लिखोगे इसकी एक कॉपी आरओसी को दी जा चुकी है, दूसरा ये डॉक्यूमेंट हमने अटैच किए हैं इसके साथ में। इस पूरे सेक्शन की आ गई हमारी समरी। साथ में क्या बोलेंगे, वैलिडिटी पीरियड कितना है भाई इसका, 90 डेज, और 90 डेज कहां से, कॉपी ऑफ डिलीवरी टू आरओसी। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, पूरा मैंने पढ़ा दिया, उसकी समरी है, सेक्शन 26 की समरी है। पनिशमेंट क्या दिया हुआ है, वाइंड अप करते हैं सेक्शन, सिर्फ ये चार्ट देख लो। पनिशमेंट के अंदर क्या है, पहले यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी हुआ करता था, अब क्या कर दिया, कंपनी या जो भी पर्सन जानबूझ के ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है जिसमें सेक्शन 26 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई, एक्सपर्ट जो आप दे रहे हो उसका स्टेटमेंट लेकिन आपने नहीं देना चाहिए था, इंगेज्ड इन फॉर्मेशन है, पेनल्टी कितनी है, 50,000 से 3 लाख, 50,000 से 3 लाख। ये जो अपने नोट्स थे ना, इसमें पेनल्टी जो है ना ये वाली चेंज हुई है बेटा। अब यहाँ पर क्या हो गया है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट वाला हट गया, बोथ वाला हट गया, दोनों केसेस में सेम है, 50,000 से 3 लाख, 50,000 से 3 लाख। क्लियर है कि नहीं है बताओ। तो आज यहाँ तक का मैटर किया है, कल अपन अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस लेंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या ये बताओ। तो आज यहाँ तक का मैटर ले रहे हैं बेटा।